बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिराओ न तुम किसी को उसकी मंजिल से, गिराओ न तुम किसी को उसकी मंजिल से, करो तो बात करो हौसला बढ़ाने की। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे। आज रिसर्च मैनुअल 8613 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम हाजिर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये बेसिकली आपकी जो रिसर्च है उसका स्टार्ट है। यही क्वेश्चन आपको ये बता देता है कि आप अपनी रिसर्च के हवाले से, अपने टॉपिक के हवाले से, अपने थीम के हवाले से, अपने सब थीम के हवाले से कितने एजुकेटेड हैं, कितने अवेयर्ड हैं, आपका कॉम्प्रीहेंशन लेवल अपने थीम, सब थीम के हवाले से कितना परफेक्ट है। इसलिए मैं आप सबसे ये कहूँगा कि जब भी अपनी रिसर्च को स्टार्ट करें या अपना टॉपिक सेलेक्ट करें तो कोशिश करें ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करें जिसके बारे में आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हों। फिर ही आप उसके बारे में अच्छे तरीके से रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं, आपके जहन में एम्बिग्विटी है, आप किसी भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, तो फिर आप अपनी पूरी रिसर्च ड्यूरेशन के दौरान परेशान रहेंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। आज का ये जो क्वेश्चन है इसीलिए ये सिलेक्ट किया गया है। बेसिकली हमारे चैनल का मकसद आपको सिखाना है, आपको स्किलफुल बनाना है। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आपको एक रेडीमेड मटेरियल मिल जाए, बनी बनाई चीज़ें मिल जाएं और आप खुद कुछ ना सीखें और वो काम कर लें। इससे पहले जितने वीडियो लेक्चर्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं उसमें हमने पूरी कोशिश की है टू educate you, to train you, to groom you. Why? Because we have to develop learning culture in our society, in our school, in our colleges, in our universities. So इसके लिए मैं एक बात आपके साथ शेयर करूंगा कि हमने सोसाइटी में उस कल्चर को परवान चढ़ाना है जो दूसरों को सपोर्ट करने के साथ साथ दूसरों को ये भी सिखाता है कि तुमने आगे दूसरों की सपोर्ट करनी है। मैं एक वाकया आपके साथ शेयर करूंगा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, और अगर आप समझें कि ये वाकया हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक मशले राह है तो इस पे हमने अमल करना है। मुख्तसर सी बात करूंगा। 1400 साल पीछे चले जाएं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर होते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व आबी, मेरे हालात ठीक नहीं हैं, मेरी कुछ मदद फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो सहाबा को कह के उनकी कोई मदद करवा देते। आपने क्या फरमाया? आपने कहा तुम्हारे घर में क्या है? उन्होंने कहा कि मेरे घर में एक मिट्टी का प्याला है और एक कंबल है। तो कुर्बान जाएं उस हस्ती पे जो मुअल्लम आज़म है। आपने फरमाया कि ए मेरे सहाबी वो ले आओ। फिर आपने क्या किया? आप सबको पता है, आपने वो प्याला और वो कंबल सेल आउट किया। फिर उससे उस शख्स को एक कुल्हाड़ा, रस्सी और उस कुल्हाड़े में अपने हाथ से, अपने दस्ते मुबारक से दस्ता डाल के दिया
और कहा जाओ मेरे सहाबी जाके जंगल में लकड़ियां काटो। व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रेनिंग, दिस इज ग्रूमिंग। ग्रूमिंग ऑफ व्हाट? टू हेल्प अदर्स। अगर आप उस वक्त उनकी सिर्फ ये मदद कर देते कि ये लें, आप कुछ भी हदिया दे देते और चले जाएं, लेकिन कुर्बान जाएं दुनिया के बेस्ट ट्रेनर पे, वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेनर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उस वक्त ये मैसेज दे दिया कि किसी की मदद करने का तरीका ये भी है कि उसको मदद करने वाला बना दो। फिर दुनिया ने देखा कि वो हस्ती, वो सहाबी देने वाले बन गए, इतना देने वाले बन गए कि कहते हैं कि उनके पास रिज़्क की इसकी इतनी फरावानी हो गई कि लोग उनकी मिसालें देते थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर ट्रेनी टीचर्स, इस यूट्यूब चैनल पे जहां पर भी लोग मुझे सुनने वाले हैं, मैं मोहम्मद ताहिर रब्बानी आपसे मुखातिब हूं। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट आपसे कि आप लर्न करें, चीज़ों को सीखें, रेडीमेड चीज़ें लेके अपनी लर्निंग को बढ़ाया नहीं जा सकता। चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उनको सीखें। उससे ये होगा कि इन फ्यूचर आपकी अपनी लाइफ सिक्योर होगी, आपके साथ जुड़े हुए लोगों की लाइफ सिक्योर होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ी सी बात आपको काफ़ी हद तक इस नुक्ता नज़र को, इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिल गई होगी कि हमने चीज़ों को सीखना है, रेडीमेड चीज़ें लेके आगे इस तरह से उनको सपोर्ट नहीं करना। अब आ जाते हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इस तरीके से ये बताया जाए कि आपकी रिसर्च अब भी, और अगर आप एमफिल करते हैं या आगे फर्दर किसी भी फील्ड में जाके रिसर्च करते हैं तो आपको हेल्प इंशाल्लाह मिलती रहेगी। अब देखिए क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट डिड यू सिलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक, रिलेट इट टू योर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन योर क्लासरूम इंस्टीट्यूशन। ये इस क्वेश्चन का बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक हिस्सा है। अब आप देखें कि आपने ये सब थीम क्यों सिलेक्ट किया, इसकी रीजन क्या थी, इसके लिए अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करें। अच्छा, अब आप देखें, ये तो क्वेश्चन है, अब आपने इसको किस तरह से अपने बुकलेट पे लिखना है। दूसरी चीज है, व्हाट गिव द बैकग्राउंड एंड रैशनेल ऑफ द स्टडी। अक्सर ऐसा होता है, हम भी जब रिसर्च में लेने गए तो हमें भी समझ नहीं आती थी रैशनेल क्या है, रैशनल क्या है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में ना जाएं, हर एक की प्रोनाउंसिएशन अपनी होती है, रैशनेल भी पढ़ते हैं, रैशनल भी पढ़ते हैं, बहरहाल आप चेक कर लीजिएगा। क्या होता है रैशनेल ऑफ द स्टडी? बेसिकली ये देखें, आपके लिए मैंने ये भी यहाँ मेंशन कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। इट इज द रीजन फॉर कंडक्टिंग द स्टडी, कि आप किस वजह से रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हो। द रैशनेल शुड आंसर द नीड फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च, यानी आप जो रिसर्च कर रहे हो वो क्या, उसकी वजह क्या है, क्या आपकी सोसाइटी को उसकी ज़रूरत है, क्या कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी और जिसकी वजह से आपने ये, इसकी बेसिकली स्टडी की रैशनल होती है और ये रीज़न होती है कि आप कर क्यों रहे हो। अब हम आ जाते हैं, एक हमारे पास टॉपिक है, एग्जाम्पल है एक पर्टिकुलर, कैसे आपने इसको लिखना है, फिर मैं आपके थीम और सब थीम की तरफ जाऊंगा। अब सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है, जो भी आपका टॉपिक है ना, जो भी आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं, अभी हम उस पर बात करते हैं। आपको पता है 10 सब थीम है आपके और सॉफ्ट स्किल्स पे हैं। अब आपने यहाँ पर तो एक एग्जांपल हम शेयर कर रहे थे बेसिक स्किल्स की। अब जब आपने लिखना है तो आपने इंट्रोडक्शन में जब आप लेके जाओगे तो आपने लिखना है कि सॉफ्ट स्किल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। आपका पहला पैराग्राफ जो है वो सॉफ्ट स्किल्स पे आ जाएगा। यहाँ पर जो भी सॉफ्ट स्किल्स हैं वो अभी हम आपसे बात करेंगे। फिर आपने उसमें दिखना है कि सॉफ्ट स्किल्स में जो आपकी आगे स्किल्स हैं उनका आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना है, ब्रीफ, ये 2 से 3 पैराग्राफ तक। और उसमें अगर किसी ने कोई, फॉर एग्जांपल किसी का कोई वर्क आपको नजर आ जाता है तो आपने वो करना है। फिर आपने इस पे बैकग्राउंड देना है आपकी स्टडी का, कि बैकग्राउंड क्या है, कि आपकी जो भी स्टडी है उसका बैकग्राउंड क्या है, पहले उस पर क्या काम हुआ है और किस तरह से ये जो आप स्टडी कर रहे हैं ओवरऑल, आप इसके बारे में जो प्रॉब्लम्स थे, जो इश्यूज हैं, जो वो सारा आपने यहाँ पर आपने इसमें लिख देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो आपने वही जो मैंने बताया था
रैशनल ऑफ द स्टडी, यानी जो रीजंस हैं किस वजह से आप ये स्टडी कंडक्ट करें। ये 3 चीज़ें आपको आइडिया हो गया। पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन, यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन के 2 से 3 पैराग्राफ आ गए आपके अपने उस टॉपिक के हवाले से, अब सब थीम के हवाले से, थीम और सब थीम के। फिर आप बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी आ गया, इसमें आपने ओवरऑल थोड़ा सा बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी दे देना है, जो आइडियाज़ हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, या आपके टॉपिक के हवाले से जो थोड़ा सा रेलिवेंट मटेरियल है उसको आपने यहाँ पर लिखना है कि किस तरह से आपने इस रिसर्च को कंडक्ट किया है और किस तरह से आपने इस पे वर्कआउट करने के बाद जो है, और पहले इस पे किस तरह से काम हुआ है और आपने किस तरह से इसको फर्दर एलेबोरेट किया है। फिर एंड पे आपने क्या देना है जी, रैशनल ऑफ द स्टडी दे देना है इस पे, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू सेवरल स्टूडेंट्स एंड इंग्लिश टीचर, यानी उनको प्रॉब्लम्स होती है, मैंने बताया ना रैशनल प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी रिसर्च की वजह से। तो ये देखें कि क्यों है, उन्होंने आपने उसमें मेंशन करना है कि जो स्टूडेंट्स हैं सोसाइटी में। अच्छा याद रखें जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना, उसमें स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स और अब तो कम्युनिटी भी रिलेटेड है ना। तो ये एक, अगर स्टूडेंट सोसाइटी में जब जाएगा तो उससे सोसाइटी भी असर लेगी, उससे पेरेंट्स भी डिस्टर्ब होंगे, उससे टीचर्स भी डिस्टर्ब होंगे, या टीचर्स को वो फैसिलिटेट करेगा। अगर एक अच्छा स्टूडेंट है वो टीचर को फैसिलिटेट करेगा, वो अपनी फैमिली को फैसिलिटेट करेगा, वो अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छा साबित होगा। और अगर एक स्टूडेंट के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो लर्नर बिहेवियर उसका नहीं है, तो फिर वो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो ये सारी आपने रीजंस देनी है कि अगर स्टूडेंट्स अच्छे होंगे किस में अच्छे होंगे। अब हम आ जाते हैं आपकी उस तरफ कि आप लोगों ने जो रिसर्च करनी है, आपके पास जो थीम है डेट इज सॉफ्ट स्किल्स। आपका जो थीम है वो सॉफ्ट स्किल्स है, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। तो ये देखें, आप जब लिखोगे इंट्रोडक्शन में तो ये सॉफ्ट स्किल्स की यहाँ पर हमने दे दी है इंपॉर्टेंस। यही सॉफ्ट स्किल्स हैं, इसकी आपने अपनी उसमें इंपॉर्टेंस देनी है आपके इंट्रो में। और इंट्रो में इंपॉर्टेंस देने के बाद आप देखें आपके पास फिर सॉफ्ट स्किल्स के आगे फिर थीम्स, सब थीम्स हैं। अडेप्टेबिलिटी है, अगर किसी का टॉपिक अडेप्टेबिलिटी से रिलेटेड है तो वो जो है वो अपने इंट्रो में अडेप्टेबिलिटी के हवाले से लिखेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी या इंट्रोडक्शन। आप इस क्वेश्चन में वो अडेप्टेबिलिटी के हवाले से आप मटेरियल को सर्च आउट करें, पहले उसको खुद समझें, कीवर्ड्स को समझें, उसके बाद उसको वहां पर एलेबोरेट करें। अब ये देखें दूसरा सब थीम आपका मैनेजमेंट है। ये किस तरह की मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट हो सकती है, वर्क मैनेजमेंट हो सकती है, आपकी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हो जाती है, आपका नॉलेज मैनेजमेंट हो जाती है। तो अगर किसी का टॉपिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो पहले इंट्रो में सॉफ्ट स्किल्स को डिफाइन करें, फिर आप जो है वो टीम वर्क, इंफॉर्मेशन, नॉलेज मैनेजमेंट के हवाले से जो आपका सब थीम है ये आप यहाँ पर उसको फिर एक्सप्लेन करना है आपने अपने पहले क्वेश्चन में। फिर उसके बाद आप देखें दूसरा आपका फिर आगे, माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हम एक ओवरऑल पूरी जो लर्निंग कम्युनिटी है जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में सीख रहे हैं या पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में रिसर्च के हवाले से हैं, तो ये सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से फिर जो कोलैबोरेशन है, पहले आप इंट्रो में उसी तरह सॉफ्ट स्किल्स जो आपका मेजर थीम है, उसके बाद सब थीम है कोलैबोरेशन। अगर किसी ने कोलैबोरेशन के हवाले से स्टूडेंट कोलैबोरेशन, क्लास टीचर इंटरेक्शन के हवाले से कोई अपना सब थीम लिया है तो फिर आपने उसको इस तरह से अपनी उस स्टडी में लिखना है। फिर देखें आपका सब थीम नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। इसी तरह कम्युनिकेशन का अगर कोई टॉपिक है किसी का तो वो कम्युनिकेशन के साथ इसको रिलेट कर लेगा सॉरी। फिर लीडरशिप है, अगर किसी का सब थीम लीडरशिप पे है तो इंट्रो में पहले आप सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से एक्सप्लेन करेंगे, फिर देन यू कम टूवर्ड्स योर सब थीम दैट इज लीडरशिप। फिर आप देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स के हवाले से, टीचर्स के हवाले से, अगर स्टूडेंट्स के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, स्टूडेंट्स के अंदर लीड करने का एक बिहेवियर नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो ये आपका रैशनल ऑफ द स्टडी भी बनेगा उस तरह से आपने। फिर देन देखें नेक्स्ट थीम, सब थीम इज क्रिटिकल थिंकिंग। फिर उसी तरह से ये हमने यहाँ पर आपके लिए ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि आपने क्रिटिकल थिंकिंग का जो देना है, क्योंकि आपके पास टोटल 1 या 2 या 3 पेजेस हैं बुकलेट के अंदर जिसमें आपने ये लिखना है। तो इस तरह से आप उसका इंट्रो, उसका स्टार्ट पे उसके कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करें, खुद पहले अंडरस्टैंड करें, देन यू हैव टू राइट दैट मटेरियल ऑन योर बुकलेट। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जो लोग भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, खुदारा कोशिश कीजिएगा
कि इस एफर्ट को ज़ाया ना करें, कोशिश करें। बड़ी सिंपल सी बात होती है, आप एक कीवर्ड लिखें, डिक्शनरी में आगे मीनिंग्स आ जाएंगे। एक वर्ड समझ के जो आप काम करोगे, यकीन करो ये आपकी सोसाइटी के लिए, आपके लिए, आपके स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। आपको दूसरों को चीज़ें समझाना बड़ा आसान हो जाएगा। देन फिर ये आपका सब थीम है जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसी तरह आप देख लें, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पे भी हमने उसी तरह ये इंट्रो वगैरह और ये सारा, ये बेसिकली आपकी आसानी के लिए ये बताया है कि आपकी जो सब थीम्स हैं उनको आपने किस तरह से अपने पहले क्वेश्चन में एडजस्ट करना है। फिर ये क्रिएटिविटी भी आपका एक सब थीम है। इसी तरह ये देखें, इतना का आपका इंट्रो आ जाएगा, फिर इसकी रीजंस आ जाएगी। देखें, इसकी भी रैशनल ऑफ द स्टडी ज़ाहिर बनेगी। रीजंस क्या है, अगर क्रिएटिव नहीं है स्टूडेंट्स, अगर इनोवेटिव नहीं है स्टूडेंट्स, क्या टीचर्स भी अगर इनोवेटिव नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, तो दे आर अनएबल टू क्रिएट न्यू थिंग्स, दे आर अनएबल टू लर्न न्यू थिंग्स, एंड इवन दे आर अनएबल टू डेवलप creativity among themselves and even their class fellows। तो ये देख लें। इसके बाद फिर वर्क एथिक्स है। अक्सर लोग बड़े परेशान होते हैं कि वर्क एथिक्स क्या है, तो ये देखिए हमने वर्क एथिक्स को यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया है कि वर्क एथिक्स इज अ सेट ऑफ वैल्यूज बेस्ड ऑन डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। अब बड़ी सिंपल सी बात है, अब चूंकि हमने टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में वर्क एथिक्स को एक्सप्लेन करना है, इसकी इंपॉर्टेंस को बताना है, तो जब हम बात करेंगे यहाँ पर तो स्टूडेंट्स के वर्क एथिक्स कौन से हैं टीचर्स के लिए, ये देखें स्टूडेंट्स के लिए वर्क एथिक्स में आप देखें ये 5 वर्क एथिक आगे, अटेंडेंस एंड पंक्चुअलिटी। अगर कोई वर्क एथिक्स पे काम कर रहा है आप में से, तो अटेंडेंस और पंक्चुअलिटी है, गोल सेटिंग है, हार्ड वर्क है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। ये वर्क एथिक्स के हवाले से स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए ये वो चीज़ें हैं जो वर्क एथिक्स की वर्थ को प्रूव करती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब थीम है। इस पे जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, और ये उनकी आसानी के लिए हमने ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है, अकम्पलिशमेंट है। तो आप देख लें कि हमने कोशिश की है आपको आज, चूंकि बहुत सारे हमारे जो चैनल पे आ रहे हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ हवालों से जो हम तक इंफॉर्मेशन है, जो लोग हम तक पहुंचते हैं, वो यही कह रहे हैं कि सर हमें क्लियर नहीं हो रहा, हमारा सब थीम ये है और थीम ये है, हमसे पता नहीं चल रहा हमने करना क्या है। तो आज का जो हमने स्पेशल ये टॉपिक जो सेलेक्ट किया था, इसमें हमने आपको आपके सब थीम एक एक करके भी बता दिए, और फिर आपका थीम बता दिया, आपको ये भी बता दिया जो आपका रैशनल ऑफ द स्टडी है वो क्या है, और आपने काम किस तरह से करना है। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक रह गया हो जिसको हमने इस एक आज के सेशन में कंप्लीट ना किया हो। फिर भी एनी हो, मैं हमेशा कहता होता हूँ परफेक्शन गोज टू अल्लाह ओनली, कामिल और अकमल ज़ात अल्लाह पाक की है। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो, आपकी कोई क्यूरी हम एड्रेस नहीं कर सके, देन मोस्ट वेलकम, कमेंट इन इनबॉक्स, हमारे कमेंट बॉक्स में आए, कमेंट करें। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके वो जो इश्यूज हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह उनको भी आंसर करने की, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इससे काफ़ी कुछ लर्न कर लिया होगा आपने। अल्लाह पाक हम सबको खैर आफियत से रखे, और हमें दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने का एक कॉन्सेप्ट दे अल्लाह पाक, और हम खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आपके साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।